हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। हम लोग कर रहे हैं इस टाइम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट रिक्त स्थान की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। इसका सही जवाब है ए, किंग्सफोर्ड। ठीक है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया, परंतु इनके द्वारा फेंके गए बम से वह बच गया। वैनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस से घिरे जाने पर प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को गोली मार ली, परंतु खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व रिक्त स्थान ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो इसका सही जवाब है बी, गणेश घोष। किसने? गणेश घोष ने। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों की एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार कब्जा कर लिया। इसे चट्टगांव शस्त्रागार छापा या चट्टगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो किसने दी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। संघीय विषयों को दो भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। संरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल कुछ पार्षदों की सहायता से करता था जो संघीय व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल मंत्रियों की सहायता से करता था। विधानमंडल के सदस्य होते थे और उसके प्रति उत्तरदायी भी होते थे। क्वेश्चन नंबर 59 है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? अभी हम लोग ऊपर ही इससे रिलेटेड एक प्रश्न देखे थे। तो कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। इसके व्याख्या के लिए क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेंगे। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलकर बनता था, लेकिन लागू नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई, जो 1937 में लागू हुई। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनी व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई।
प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। विवादों को निपटाने के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था, अंतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल थी। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो यह किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसे? गवर्नर जनरल को दी गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? तो अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। अभी इसके व्याख्या को हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में देखे थे। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो किसके द्वारा हुआ था? तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारतीय अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 एक निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। तो इसका सही जवाब है देश के लिए लिखित संविधान। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। देश को एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी इस अधिनियम की विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 65 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1935 के अधिनियम को दास्ता का एक अधिकार पत्र कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी। जिन्ना ने इसे पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 66 है कि 1935 अधिनियम में उल्लिखित था प्रांतीय स्वायत्तता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या ए, बी और सी तीनों। तो इसमें तीनों ही उल्लिखित थे। किसमें? भारतीय अधिनियम 1935 में। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1940, 42, 45 या 46 में? तो कब शुरू किया था? 1942 में। और असहयोग आंदोलन कब किया था? तो 1920 में किया था। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मारो का नारा दिया था। तो किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। क्वेश्चन नंबर 68 है किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं।
महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मारो का नारा दिया था? तो अभी ऊपर ही हम पढ़े थे, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में यह नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन या 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के रिक्त स्थान सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था वह? तो वह आपका था मुंबई। कहाँ चला गया था? मुंबई। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर की गई। यहीं पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि यह आंदोलन अगस्त में हुआ था इसलिए इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस वर्ष रिक्त स्थान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो 1938 में बने थे। कब? 1938 में बने थे। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 72 है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो यह भारतीय राष्ट्रीय फौज के अग्रदूत थे। जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जून 1942 ईस्वी में बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। अतः रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत था। क्वेश्चन नंबर 73 है, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? तो किसके नेतृत्व में लड़ी थी? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी थी। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था तथा इसके प्रथम सेनापति मोहन सिंह और राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी में भूलाबाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू पैरवी में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया गया था। और भी देखते हैं, राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी जी को। कायदे आजम किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आज आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे। नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो अक्टूबर 1943 में किया था। कब? अक्टूबर 1943 में किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 में की थी। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुँचे। 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और स्वयं परामर्शदाता बन गए। तभी से सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहलाए। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से
सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं।